जय हिंद। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आइए अपने महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम मूल विधि संविधान को पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। काफी बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। आप देखिएगा 100% यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए इसमें पहला और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ा था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ा था? आंसर बताइए। फ्रांसीसी के विरुद्ध, स्पेन के विरुद्ध, मैसूर के विरुद्ध या फिर कर्नाटक के विरुद्ध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो ये वांडीवास युद्ध है ये आपका होता है 22 जनवरी 1760 को। कब होता है? 22 जनवरी 1760 को। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में, है ना। ये जो वांडीवास स्थान है ये कहाँ पे स्थित है? आपका स्थित है तमिलनाडु में। तो इसमें वांडीवास युद्ध जो है ये आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में होता है ना। अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य में होता है। इसमें यह प्रश्न पूछता है कि अंग्रेजों के सेनापति कौन थे और फ्रांसीसी सेना के सेनापति कौन थे, है ना। यानी कि अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे और फ्रांसीसी सेना की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें आपको बताना है कि जो अंग्रेज थे उस समय बोले तो ब्रिटिश, उसके नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयर कोट, सर आयर कोट, है ना। और फ्रांसीसी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? काउंट डी लाली, काउंट डी लाली। अब इसको आप याद रखेंगे कैसे? तो इसमें जीता कौन? इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, है ना। ब्रिटिश सेना का जो है इसमें प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और फ्रांसीसी जो सेना थी वो हार जाती है, ठीक है। वहाँ से फ्रांसीसी सेना का जो शक्ति है वहाँ पे कमजोर हो जाती है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें जो सर आयर, याद कैसे रखेंगे? सर आयर कोट किसको कूट दिए? लाली को, है ना। सर आयर कोट यह जो है लाली को कूट देते हैं, ऐसे याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वांडीवास की जीत के बाद किस फ्रांसीसी गढ़ ने आत्मसमर्पण किया? वांडीवास की जीत के बाद किस फ्रांसीसी गढ़ ने आत्मसमर्पण किया? पांडिचेरी ने। किसने समर्पण किया? पांडिचेरी ने। अच्छा, एक प्रश्न और याद रखिएगा, ये जो वांडीवास युद्ध है ना ये आपका तीसरे कर्नाटक युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। ये चीज याद रखिएगा। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध यह किस वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? यह आपका सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था, 1756 से 1763 के मध्य में, है ना। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान बंगाल में 1757 में किस फ्रांसीसी बस्ती पर अंग्रेजों ने कब्जा किया? चंदन नगर पे। कहाँ पे? चंदन नगर पे। बक्सर का युद्ध जो होता है या इस समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था ये आपको बताना है। तो बंगाल का नवाब था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बताइए। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो बक्सर का युद्ध होता है आपका 22 अक्टूबर 1764 को। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। किसके किसके बीच में? तो इस जो है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, मुगल जो सम्राट थे उस समय शाह आलम द्वितीय, बंगाल के जो पूर्व नवाब थे मीर कासिम, उसकी जो है संयुक्त जो भारतीय सेना थी उसके बीच में यह लड़ा हुआ था, जिसमें कौन जीता था? इसमें जो है ब्रिटिश विजयी हो गए थे, है ना। बक्सर के युद्ध में भी जो है ब्रिटिश विजयी हो गए थे। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछता है कि अच्छा मिलान करना है। चलिए ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना आप, फटाक से इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए इसमें जो पहले आपको आता हो उसको पकड़ के ऑप्शन से मैच करा लीजिए। कैसे करेंगे? देखिए इसमें मान लीजिए आपको आता है कल्हड़। कल्हड़ का क्या होता है बताइए? कल्हड़ का क्या होता है? कल्हड़ का राज तरंगड़ी होता है। कल्हड़ का क्या होता है? कल्हड़ का राज तरंगड़ी होता है ना। तो मिलान करिए डी का टू, है ना। अगर इसमें डी का 2 हो गया तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा डी का 2 है। पूरा ऑप्शन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा देख के गड़बड़ा गया कि कैसे कर रहे हैं ना। तो देखिए इसमें डी का 2 सिर्फ इसमें है, बाकी और किसी ऑप्शन नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आ रही बात समझ में, है ना। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सीधा सीधा कि सर्ववर्मन का ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? का तंत्र हो जाएगा। शूद्रक का आपका मृच्छकटिकम हो जाएगा। बियानेश्वर का आपका मिताक्षरा हो जाएगा। कल्हड़ का क्या हो जाएगा? राज तरंगड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न इसमें यह पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम किस भाषा में रचा गया है? मृच्छकटिकम किस भाषा में रचा गया है? संस्कृत भाषा में रचा गया है। मृच्छकटिकम के नायक नायिका कौन है? तो नायक है आपके चारुदत्त और नायिका है बसंत सेना। राज तरंगड़ी कुल कितने तरंगों में विभाजित है? 8 तरंगों में विभाजित है। 8 तरंगों में विभाजित है। मिताक्षरा के जो रचयिता हैं विज्ञानेश्वर, यह किस सम्राट के दरबार से जुड़े थे? तो आपके जुड़े थे कल्याणी के चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य छठवें के, है ना। ये चीज़ याद रखिए। अगला प्रश्न इसमें देखिए आप पूछ रहा है, हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आपको याद होना ही चाहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को
गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? देखिए, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना, ये ब्रिटिश शासन का सबसे लंबा संवैधानिक प्रलेख था, है ना। इसमें कितने भाग थे, कितने अध्याय थे, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसमें जो है 14 भाग थे। कितने भाग थे? 14 भाग थे। 321 धाराएं थी, 321 धाराएं थी, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि किसने भारत सरकार ने 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, है ना। इसकी इन्होंने जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की इन्होंने जो है काफ़ी जो है आलोचना भी की थी, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि संघीय न्यायालय का फेडरल कोर्ट का उद्घाटन कब होता है और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? आंसर बताइए। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ और इसके प्रथम न्यायाधीश कौन होते हैं? इसका उद्घाटन होता है 1 अक्टूबर 1937 को। कब होता है? 1 अक्टूबर 1937 को। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वायर। सर मॉरिस ग्वायर, यहाँ पे आप देख लीजिए, सर मॉरिस ग्वायर, है ना। अच्छा, ये प्रश्न बताइए, ये प्रश्न पूछ रहा है कि 1935 के अधिनियम के किस प्रावधान से सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने और यह कब प्रभावी हुआ? 1935 के किस अधिनियम यानी कि किस प्रावधान से सिंध, या धारा भी बता दीजिए कि किस प्रावधान से सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बनते हैं और यह कब प्रभावी होता है? तो आपको पता ही होगा, या आपको पता होगा कि इसमें धारा कौन सी धारा से बना होता है? आपका धारा 289 के। और इसका जो है यह प्रभावी कब होता है? 1 अप्रैल 1936 से। 1 अप्रैल 1936 से, 1 अप्रैल 1936 से जो है प्रभावी हो जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में? तो आपका अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1935 में, अच्छा 1935 के अधिनियम से किन 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित होता है? द्विसदनीय विधानमंडल 1935 के अधिनियम से कौन से 6 प्रांत थे जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित होता है? देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन था। आपका यूपी था कि नहीं था, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को क्या बोलेंगे? यूनाइटेड प्रोविंस, है ना, जिसको बोलते हैं अब यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये फिर से आ गया, है ना। ऐसे प्रश्नों को देखना है, फिर से आपको चालाकी से काम करना है। कैसे करेंगे? देखिए, जो आपको आता हो पहले उसको क्लिक करिए, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए भाखड़ा नागल परियोजना है ना, हीराकुंड है, इडुक्की है, नागार्जुन सागर है और किस नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी, पेरियार नदी, महानदी, सतलज नदी। तो इसमें आपको अगर पता होगा कि जो नागार्जुन सागर है ये आपका कृष्णा नदी है ना, इसको आपको याद पता ही होगा कि शेषनाग पे कौन थे? कृष्ण जी थे, है ना। तो नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी। तो डी का 1 हो रहा है, डी का इसमें 1 हो रहा है, ठीक है। तो डी का 1 किसमें हो रहा है? देखिए, डी का 1 देखिए इसमें फिर वही चीज़ आ गया, डी का 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, है ना। डी का 1 नागार्जुन सागर, डी का 1 कृष्णा नदी हो गया। भाखड़ा नागल, भाखड़ा ए का 4, ये आपका सतलज नदी है। हीराकुंड परियोजना किस पे है? हीरा जिसके पास रहेगा वो महान आदमी होगा, महानदी पे। इडुक्की आपका यह पेरियार नदी पे हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भाखड़ा नागल जो बांध है, भाखड़ा नागल बांध से बनी झील का नाम क्या है? भाखड़ा नागल बांध से बनी झील का नाम है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, है ना। एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, जो महानदी उड़ीसा में स्थित है। महानदी पे, है ना, महानदी नाम ही है, ठीक है। इडुक्की बांध किस प्रकार का बांध है और कहाँ स्थित है? इडुक्की बांध आपका यह एक प्रकार का आर्च बांध है, ARCH बांध, जो कि केरल के पेरियार नदी पर स्थित है। तिलैया बांध कहाँ स्थित है? अच्छा, ये पूछ रहे तिलैया किस नदी पे स्थित है? तिलैया बांध ये आपका स्थित है बराकर नदी पे। कहाँ पे स्थित है? बराकर नदी पे। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, 2 प्रश्न यहाँ पे कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अभी मूल विधि के भी प्रश्न अच्छे आएंगे ना, परेशान नहीं होना है आपको। देखिए, इसमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसको बोलेंगे? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसमें ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला कह रहा है कि जो नेशनल इनकम है, मूल बेसिक पर NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसमें माइनस कर देंगे अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को माइनस करके उसमें NNP से घटा लेंगे। ये नहीं होगा, बाजार मूल्य पे होगा ना। नेशनल इनकम इक्वल टू बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस पर NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें माइनस करेंगे अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को जो माइनस करके आएगा वो, ठीक है, उससे बोलेंगे नेशनल आय। आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए चलिए,
ये प्रश्न याद रखिए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या हो जाएगी? प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा, काफी यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? भारत में राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब इसके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है ना, याद रखिएगा। भारत में कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र जो होता है आपका, यह बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, है ना। ये सब प्रश्न तो आपको याद ही होगा, बट याद रखिए, संयुक्त प्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था जीएसटी भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी भाई साहब? 1 जुलाई 2017 से। कब होती है? 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। इसमें ये पूछता है कि इसमें कौन सा संवैधानिक संशोधन आया था? इसमें आया था 101वां संवैधानिक संशोधन, 101वां संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, 2016 के द्वारा जो आया था। तो बाद में इसको जो है 1 जुलाई 2017 से यह जो है लागू हो जाता है, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछे कि कौन सा अनुच्छेद जो है जो मतलब किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी काउंसिल इसमें गठित होती है, तो अनुच्छेद आ जाएगा इसमें 279 का ए। ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है, 279 का ए, ठीक है, 279 का, कैसा लिख रहा हूँ, 279 का ए, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। जीएसटी अगर यहाँ पे आए तो 279 का ए के तहत जीएसटी काउंसिल गठित होती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी दरें थी, बट अब अभी चेंज हो गया, फिर अभी तो दो मेजर चेंज हुए हैं। देखिए इसमें दो ही दर इसमें निर्धारित की गई हैं। जो जीएसटी का जो नया दर है, इसमें 56वीं बैठक 3 सितंबर 2025 को होता है। इसमें 2 दरें निर्धारित की गई हैं, मेरिट पे 5% और स्टैंडर्ड पे 18%, ठीक है। और जो चुनिंदा मेरिट वगैरह वहाँ पे 40% भी लग सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि क्या व्यक्तिगत जीवन, क्या व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी अब शून्य? हाँ शून्य, व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा री इंश्योरेंस सहित पर इसमें जो है जीएसटी शून्य होता है, नील होता है। यह इसका कार्यान्वयन 22 सितंबर 2025 से शुरू होता है। देखिए ये चीज़ और याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क पर नई दर क्या है? इसमें शून्य दर कर दी गई है, 5% था पहले, उसको घटाकर शून्य दर कर दिया गया है। सीमेंट पर जो दर है, सीमेंट आप घर मकान बनवा रहे होंगे तो सीमेंट के दर में क्या बदला हुआ है? इसमें भी कमी कर दी गई है, 28 से 18% कर दिया गया है। जो छोटी कारें हैं, ठीक है, 350 सीसी मोटरसाइकिलों पर जो नई दर है उससे कम से, तो उसको भी आपका कम कर दिया गया है, 28 से घटाकर 18% कर दिया गया है, ठीक है। जो ऑटो पार्ट्स वाले चीज़ें होती हैं उनको, उन पर भी 18% कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? आंसर बताइए। आंवला कहाँ पाया जाता है भाई साहब? हेयर ग्रोथ। तो आंवला जो है पाया जाता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़ में, है ना। आंवला एक जैसे ओओपीडी आपने नाम सुना होगा। ओओपीडी नहीं, क्या नाम है उसका? ओडीओपी, ओडी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हाँ, ओडीओपी, ध्यान से देखिएगा, ओडीओपी, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यह जो है लॉन्च किया था किसने? यूपी में लॉन्च किए थे आपके योगी ने, है ना। योगी जी ने इसमें लॉन्च किया था। कब किए थे? 24 जनवरी 2018 को। कब लॉन्च किए थे? 24 जनवरी 2018 को। इसमें क्या मामला था? इसमें ये था कि जो है हर जिले के जो पारंपरिक उत्पाद है ना, जैसे हस्तशिल्प हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, उसको पहचान दिलाना और उन्हें जो है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना, ये चीज़ याद रखिए। यानी इसका कार्यप्रणाली क्या था कि इसमें जो है प्रत्येक जिले से एक कोई खास उत्पाद है, उसको चुनकर उसका मतलब उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताना, मार्केटिंग करना, बिक्री करवाने में मदद करना, है ना, उसको बेहतर बनाने में इसमें फोकस किया गया था। जैसे जो छोटे कारीगर हैं, स्थानीय कारीगर हैं, ठीक है, उनको सीएमई के तहत सशक्त बनाने की बात की गई थी। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? प्रतापगढ़ जिला हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे प्रतापगढ़ जिले का चयनित उत्पाद क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ जिले का चयनित उत्पाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो प्रतापगढ़ जिले का चयनित उत्पाद हो जाएगा आपका आंवला। क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि प्रयागराज, बोले तो इलाहाबाद, है ना। इस जिले का ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, चयनित उत्पाद क्या है? मूज है। क्या है? मूज है। ओडीओपी कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? आपका होती है 24 जनवरी 2018 से। आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि ये सब प्रश्न नहीं पूछता यूपीएससी में, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, काला नमक चावल, है ना, काला नमक जो राइस होता है, इसको ओडीओपी के तहत विशेष बढ़ावा किस जिले को मिला और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किससे मिला? तो आपका यह जो है सिद्धार्थनगर, है ना, सिद्धार्थनगर का जो काला नमक चावल है वहाँ पे इसको बढ़ावा मिलता है। आगे देखिए, अच्छा यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मिलान करें फिर से, इसमें कलाकारी करिए। आप कैसे कलाकारी करेंगे?
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे, इसमें पहले देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सबसे डिफरेंट है, मैच कर रहा है ना। बी वाला ऑप्शन अलग है सबसे, तो बी वाला ऑप्शन को पकड़ते हैं पहले। झूला मेला, झूला मेला, झूला मेला बताइए कहाँ पे पड़ता है? झूला मेला कहाँ पे पड़ता है? झूला मेला आपका वृंदावन में होता है ना। झूला मेला वृंदावन। बी का 3, बी का 3 किस में? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में है। काम हो गया आपकी नहीं आपका? बताइए, एक ऑप्शन से आपका काम हो गया, ठीक है। बाकी माघ मेला कहाँ पे पड़ता है? तो माघ मेला आपका जो है प्रयागराज में पड़ता है, अभी चल रहा है, ठीक है, काफ़ी प्रोसेस में चल रहा है। और पशु मेला चल रहा है आप नहाने, आइए चलते हैं। पशु मेला, पशु मेला जो है पशु मेला बटेश्वर में, बटेश्वर में। देवा मेला आपका बाराबांकी हो जाएगा। देवा मेला कहाँ पे हो जाएगा? बाराबांकी में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाँ ये प्रश्न पूछ रहा है कि देवा मेला किस सूफी संत की दरगाह से जुड़ा है? देवा मेला किस सूफी संत की दरगाह से जुड़ा है? हाजी वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह। बटेश्वर पशु मेला किस नदी के तट पर लगता है? यमुना नदी के तट पर लगता है। झूला मेला, झूलन यात्रा, यह ब्रज में जो है किस मास में प्रमुख लगता है? श्रावण में लगता है, सावन मानव मास में। और सैयद सालार मेला आयोजित होता है बहराइच में, ठीक है। 2025 में इस पर जो है रोक लगा दी गई थी, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए कि जो शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन जो है यहाँ पर कहाँ पे किया जाता है? सहारनपुर में। कहाँ किया जाता है? सहारनपुर में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वोच्च शांति कला वीरता पुरस्कार, शांति काल, भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? बताइए, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, अशोक चक्र है, या फिर परम वीर चक्र है? तो देखिए इसमें भारत में सर्वोच्च जो शांति काल वीरता पुरस्कार है आपका हो जाएगा अशोक चक्र। क्या हो जाएगा? अशोक चक्र, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। अशोक चक्र, देखिए जो अशोक चक्र है भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका, अच्छा ये काफ़ी सारी चीज़ मतलब काफ़ी उनको मतलब काफ़ी लोगों को भी दिया जाता है, जैसे आपका नागरिक हो गए, ठीक है, जो सेना के जो नागरिक हैं, ठीक है, सेना कर्मियों के साथ जो आमतौर पे भी नागरिक उनको भी दिया जा सकता है, पुलिस बल है उनको दिया जा सकता है, अर्धसैनिक जो बल हैं उनको भी दिया जा सकता है, रेलवे के जो सुरक्षा बल होते हैं उनको भी यह दिया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार आपका अशोक चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक चक्र हो जाएगा, अशोक चक्र हो जाएगा। ये महावीर चक्र क्या है? महावीर चक्र क्या है? कीर्ति चक्र क्या है? और परमवीर चक्र क्या है? देखिए ये जो महावीर चक्र है, महावीर चक्र है, ये आपका दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। पहला तो ये हो जाएगा अशोक, महावीर, अशोक के बाद कौन सा आएगा? महावीर आएगा। यह सेकंड नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ये जो परमवीर चक्र है ये बताइए क्या हो जाएगा? परमवीर ये सर्वोच्च युद्ध काल वीरता पुरस्कार है। युद्ध काल, ये देखिए शांति काल है, ये जो अशोक कालीन है ये शांति काल है, जबकि परमवीर जो चक्र है ये आपका युद्ध काल, युद्ध काल का जो है यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। और सेकंड नंबर पे देखिए शांति काल में पहले नंबर पे अशोक आएगा और दूसरे नंबर पे महावीर आ जाएगा, ठीक है। और युद्ध काल में की बात करें तो पहले नंबर पे परमवीर चक्र आएगा और सेकंड पे इस बार परमवीर के बाद क्या आ जाएगा? कीर्ति चक्र आ जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे फटाफट देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च युद्ध काल वीरता पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। शांति काल का द्वितीय क्रम वाला वीरता पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? कीर्ति चक्र हो जाएगा। शांति काल का तृतीय क्रम वीरता पुरस्कार, अच्छा तृतीय क्रम भी है तो यह शौर्य चक्र हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे परमवीर, ये आपका युद्ध वाला है, यहाँ देखिएगा युद्ध के। शांति काल में द्वितीय नंबर पे कीर्ति चक्र और तृतीय नंबर पे अशोक चक्र। पहले नंबर पे अशोक चक्र, तीसरे नंबर पे शौर्य चक्र है ना, याद रखिएगा। तो ऐसे हो गया। और परमवीर जो चक्र है यह कब स्थापित होता है? तो परमवीर चक्र स्थापित होता है आपका 26 जनवरी 1950 को। कब होता है? 26 जनवरी 1950 को होता है। भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? तो महावीर चक्र हो जाएगा। ये दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है परमवीर चक्र, ठीक है। दो चीज पॉइंट आपको क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें पूछ लिया कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोच के बताइए फटाफट। अभी जो है कल एक प्रधानमंत्री का निधन हो गया ना, वो कहाँ की थी ये बताइए आप। अभी कल एक महिला मतलब पहली महिला प्रधानमंत्री का निधन होता है बांग्लादेश की, ठीक है, उनका नाम क्या है बताइए आप। तो देखिए इसमें जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी सिरिमाओ बंडार नायके, जो श्रीलंका की थी। कहाँ की थी? श्रीलंका की थी, है ना, याद रखिएगा। अच्छा ये जो मार्गरेट थैचर है ये आपका यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यूनाइटेड किंगडम की ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। गोल्डा मेयर ये आपका इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुस्लिम देश की पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मुस्लिम
देश की पहली महिला निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थी? उनका नाम था बेनजीर भुट्टो। नाम आपने सुना होगा, बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। आ रही बात समझ में? याद रखिएगा। तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी आपका श्रीमाओ बंडारनायके, और भारत की कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट थी आपकी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल, है ना? याद है? कब थी बताइए, कब बनी थी? आपका ये बनी थी 2007 में, 25 जुलाई 2007, 25 जुलाई 2007 को, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ड प्रोसेसर, अच्छा कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाता है तो हम एक बार सोच रहे हैं कि कंप्यूटर का एक वन शॉट दे दें आपको, 2 से 3 घंटे में पूरा कंप्यूटर कवर करा देना, बाकी फिर दोबारा और कोई कहीं पढ़ना ना पड़े, बस उसी को आपको 3 बार 3 4 बार 5 बार अपना रिवीजन करिए, आपका वहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, उसके बाहर प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा, याद रखिएगा। कंप्यूटर का मैं सोच रहा हूँ जल्द ही। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है, किसके उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर आपका क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, या फिर इसमें इनमें से कोई नहीं? इसमें हो जाएगा यह जो है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं जो उपयोगकर्ता होते हैं उनके कार्य कराते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर इसमें वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है, स्प्रेडशीट में क्या होता है, थोड़ा बता दिए एक नॉर्मली। तो जो वर्ड प्रोसेसर होता है इसमें जैसे कॉपी पेस्ट करना हो गया, है ना, कॉपी पेस्ट करना हो गया, ठीक है, ग्रामर चेक करना हो गया, जी यार ग्रामर चेक करना, आप कहेंगे तो एआई के माध्यम से जो वीडियो वगैरह आजकल बन रही है वो भी मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, जिस पे आप डिमांड करें उसमें मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट उसमें जानते हैं क्या है, उसमें कि कितना भी डाटा मैं दे देता हूँ, बट वो अपने हिसाब से एक कंसाइज वे में बना के देते हैं, इतना एकदम डिटेल में भी नहीं देते हैं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, कहानी सुनने को सुना देंगे बहुत ढेर सारा, बट वही है कि एग्जाम ओरिएंटेड जो डायरेक्ट यूपीएसआई के लिए सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के नहीं बताएंगे। ठीक है, ओवरव्यू बताएंगे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ में फंक्शन होता है, मैं देख लेता हूँ, बट यह है कि एक समरी करके अगर चाहना, मतलब अगर आप चाहते हो तो वो हम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ब्रीफ में चाहिए तो वो भी बताइए। ठीक है, बाकी उनसे बेटर है ना, मैं देख लिया एआई वगैरह जितनी वीडियो सब डाल रहे हैं। ठीक है, तो उससे बेटर तो ये क्लासेस। ठीक है, अगर इस क्लासेस को मैं एआई के माध्यम से कन्वर्ट करूँ तो क्या ही बोलूँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखिए जो वर्ड प्रोसेसर होता है ना, जो वर्ड प्रोसेसर होता है ये आपका कॉपी पेस्ट का काम करता है, ग्रामर स्पेल चेक का काम करता है। स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट आपका एक्सेल में होता है ना, किस में होता है? एक्सेल में होता है, जिसमें डाटा हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है, उसकी जो गणनाएं हैं, विश्लेषण है, वो करता है स्प्रेडशीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट। अगला देखते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम किस श्रेणी में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में। किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। गूगल डॉक्स क्या है? गूगल डॉक्स आपका एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पीपीटी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो पीपीटी आपका प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है। डॉक्स, डाट डॉक्स, ये आपका कभी कभी एक्सटेंशन पूछ लिया जाता है। एक्सटेंशन बोले तो जैसे कि कोई नाम है आपका, जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या हो जाएगा, एक बहुत अच्छी मतलब स्टूडेंट है, काफ़ी रेगुलर पढ़ी, उनका क्या नाम है, मतलब एक क्या काफ़ी सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, रुकिए मैं चेक करता हूँ। उनका नाम है रुचि। ठीक है, रुचि करके। अगर मान लीजिए रुचि का कोई इमेज सेव करना है, इमेज, तो रुचि डॉट JPEG ज्वाइंट पिक्सल एक्सपर्ट ग्रुप ऐसे करके भी सेव। तो ये जो डॉट के बाद जो होता है ना, ये एक्सटेंशन लगा होता है। जैसे मान लीजिए एक और है, क्या नाम उनका, चांदनी, क्या नाम है, चांदनी। ठीक है, तो ये इनके पीछे जैसे मान लीजिए कि कोई हम डॉक्स लगा दिए, ठीक है, तो इनका कोई डॉक्यूमेंट सेव हो गया, ऐसे करके। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे एक अनुज करके हैं कोई भाई साहब, अनुज, वो भी काफ़ी एक्सपर्ट है पढ़ने लिखने में। ठीक है, तो उसके उनके लास्ट में अगर हम EXL लगाएं तो उनकी कोई फाइल, ये एक्सटेंशन माना इस नाम से एक फाइल सेव हो गया। ये जो एक्सटेंशन होता है ना, ये आपका डॉट के बाद आता है और ये आपका बताता है कि ये किस प्रकार का फाइल है। देखिए जो ये एक्सेल फाइल हो गया, ये फोटो फाइल हो गया, ठीक है, ये पॉक्स से डॉक फाइल हो गया। ठीक है, जैसे PPT होता है, PPT, ठीक है, PPT अगर मान लीजिए कोई किसी नाम के आगे जैसे मान लीजिए प्रभा, ठीक है, PRABHA लिख दिए यहाँ पे, तो वो PPT प्रेजेंटेशन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन इसी को बोलेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे के बहुत सारे लगे, जैसे सोहन जी हो गए, ठीक है, और भी सज्जन हैं जिनके नाम हमें अभी याद नहीं आ रहे, बाकी हैं काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट। ठीक है, जो रेगुलर एकदम कंटिन्यू जुड़े हैं, है ना, इन सब अगर लास्ट तक जुड़े रहते हैं और रिवीजन अच्छे खासे कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई रोक नहीं सकता, ये भी नोट कर लीजिए। आगे देखिए, बाकी मैथ और रीजन अगर प्रैक्टिस दमदार है तो समझ लीजिए कि बस फिजिकल में आना फिक्स है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग किस में होता है? सामान्यतः
नाइक्रोम का उपयोग किस में होता है? तो सामान्यतः नाइक्रोम का जो उपयोग होता है ये आपका आंसर बताइए, लैंप की तंतु में, ऊष्मक की कुंडली में, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, बैटरियों के संयोजन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। अच्छा ये पहले बता दीजिए कि जो नाइक्रोम होता है ना वह किससे बना होता है? तो देखिए जो नाइक्रोम होता है, ये जो नाइक्रोम होता है ये आपका निकेल और क्रोमियम का, निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम का यह मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु, यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट जो बनाना हो, जैसे हीटिंग एलिमेंट जैसे कुंडली वगैरह हो गया, टोस्टर हो गया, केतली हो गया, स्पेस हीटर हो गया, उन लोगों को अगर मतलब ऐसी चीज़ें अगर बनाना हो तो उसमें नाइक्रोम का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें ऊष्मक की कुंडली, आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मक की कुंडली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखिए पूछ रहा है कि प्रकाश वोल्टेज सेल, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, कौन होते हैं? सौर सेल होते हैं। कौन होते हैं? सौर सेल होते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें होंगी। CFL, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? CFL का पूर्ण रूप क्या होता है ना? इसका होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति एवं निम्न गलनांक, है ना? ठीक है, बाकी आप नाराज ना होइएगा कि भाई साहब हम इतने लोगों का नाम लिए। ठीक है, एक मोटे मोटा जो रेगुलर है कमेंट जिनका अक्सर आता है ये एकदम एक्टिव है। ठीक है, तो इनके लिए कुछ तो प्रोत्साहित बनता है। ठीक है, प्रोत्साहन तो बनना चाहिए, है ना? बाकी और भी सज्जन हैं बहुत सारे, मतलब भाई बंधु अच्छे तरीके से एकदम पढ़ाई में लगे हैं और रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। ठीक है, इसके अलावा आपको और कहीं से पढ़ने की नीड भी नहीं है। ठीक है, GS और मूल विधि छोड़ दीजिए। ठीक है, जितना मैं करवा रहा हूँ बस इनको 4 बार 5 बार 8 बार जितना भी अगर रिवीजन कर पाए आप उतना बेस्ट रहेगा। ठीक है, धार एकदम तलवार की नोक की तरह तरीके से जो है उसको एकदम, जिसके क्या बोलते हैं उस गाँव में, फरगवा लेना, है ना? फरगवा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न तो आएगा यहीं से। ठीक है, अगर आपका नहीं बनेगा तो फिर किसका बनेगा? समझ रहे हैं बात को? अगला प्रश्न देखिए, विकासवाद प्राकृतिक चयन द्वारा इसका जो है सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया बताइए? तो विकासवाद का सिद्धांत आपको पता ही होगा, डार्विन ने दिया, है ना? उनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मेंडल है, ये मेंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना? तो मेंडल में मतलब इनको जो है जेनेटिक्स वंशानुगति का जनक माना जाता है। किसका माना जाता है? वंशागति, वंशागति का जनक माना जाता है। किनको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, जो मटर वगैरह पे खोज किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मतलब देखिए मटर वगैरह, मटर पे ही क्यों किए? क्योंकि मटर एक शॉर्ट टर्म खेती है ना, कम समय में ज़्यादा चीज़ें उसमें समझ में आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन तो पता ही होगा, E = mc²। मैडम क्यूरी कौन थी? आंसर बताइए, मैडम क्यूरी कौन थी और इन्होंने किसकी खोज की थी? ये भी आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। हाँ देखिए, इसमें एक इनकी पुस्तक है डार्विन जी की, इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि डार्विन ने अपनी विस्तृत जो विचार है आपका 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, इसमें जो है उन्होंने जो है प्रकाशित किया था, जिससे सिद्धांत और व्यापक रूप में स्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न से पूछ रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने गढ़ा? हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा। वंशागति के जनक कौन हो जाएंगे? आपके ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन ऑफ द, अच्छा सिलेक्शन इनटू इन रिलेशन टू सेक्स, इसकी पुस्तक कौन है? इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, इसकी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास सर्वप्रथम समझाते हैं आपका लेमार्क। कौन समझाते हैं? लेमार्कवाद, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा रोग किससे संबंधित है? तो ऐसे भी प्रश्नों को आप थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कैसे काम करेंगे? साइड में बाकी मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा रोग किससे होता है। ठीक है, याद कर डालिए। चलिए, प्लेग, प्लेग किससे होता है? एड्स किससे होता है? दाद किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? बताइए। तो देखिए जो प्लेग होता है ये आपका जीवाणु होता है, हाँ, प्लेग आपका जीवाणु होता है। तो A का 4 हो जा रहा है, पंडित का टीका नहीं है, ट्रिक याद है? A का 4, A का 4 किस में? A का 4 इसमें देखिए ऑप्शन 2 में है, A में भी है और C में भी है ना? एड्स, एड्स किससे होता है? एड्स आपका विषाणु से होता है। एड्स किससे होता है? एड्स आपका विषाणु से होता है, एड्स आपका विषाणु से होता है। तो B का 3 हो गया। तो B का 3 किस में है? A का 4, B का 3, ऑप्शन नंबर E इज राइट आंसर। ठीक है, काम खत्म। ऐसे करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो हालांकि दाद आपका कवक से होता है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ का होता है। ठीक है, पापा काम पे सोते हैं, याद है ट्रिक? आगे देखिए, बोल मत देना, ये पिटाई हो जाएगी। अगला देखते हैं, जीवाणु भोज,
बैक्टीरियोफेज, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया होता है आपका विषाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, है ना। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास सॉल्क ने की थी। निमोनिया एक संक्रमण है किसका? फेफड़ों का है, ठीक है। निमोनिया किसका संक्रमण है? फेफड़ों का है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता रहता है, ये प्रश्न आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, बोलना नहीं है। 3 अक्टूबर 2025 को इंग्लैंड में 10 डाउनिंग स्ट्रीट द्वारा घोषित, CNC द्वारा नामित और राजा द्वारा स्वीकृत पहली महिला ऑर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, ऑर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, है ना, कैंटरबरी, ऑर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी के रूप में किसे नामित किया गया? किसे नामित किया जाता है बताइए, आंसर बताइए। तो नामित किया जाता है जो ढेर सारी थी, क्या नाम है उनको? डेम सारा एलिसाबेथ मुल्लाली, डेम सारा एलिसाबेथ मुल्लाली, ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले कौन थी? अच्छा, इनके पहले कौन थी? डेम सारा एलिसाबेथ मुल्लाली के इनके पहले कौन थी? इनके पहले बनी थी वो जस्टिन बेल्बी। कौन बनी थी? जस्टिन बेल्बी बनी थी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हालांकि सब ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि 27 अगस्त 2025 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस औद्योगिक समूह की संस्थाओं द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो आपका किए थे कौन? अडानी भाई साहब थे, है ना। अडानी समूह ने किया था, ठीक है। परेशान नहीं होना है ऐसे प्रश्नों को देखकर, करंट अफेयर क्वेश्चन है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आगे बढ़िए, आगे इसमें प्रश्न पूछता है, हाँ ये प्रश्न आपको याद रखना है थोड़ा सा, कुछ 1 2 3, हाँ ये देखिए 3 पॉइंट यहाँ पे आइए, याद रखिए आप कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI किस मंत्रालय के अंदर काम करती है? आपका कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। और जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा, है ना। चलिए बाकी और उतना याद नहीं करना है। अच्छा ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछ रहा है कि 23 अक्टूबर 2025 तक टेलीकॉम सेवाओं में FDI की अधिकतम सीमा और प्रवेश मार्ग क्या है? 23 अक्टूबर 2025 तक टेलीकॉम की सेवाओं में FDI के बारे में हम आपको क्लियर कर चुके हैं, है ना। तो FDI की अधिकतम सीमा और प्रवेश मार्ग क्या है? आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? 49% ऑटोमेटिक रूट, 74% गवर्नमेंट रूट, 100% ऑटोमेटिक रूट, या फिर 100% केवल गवर्नमेंट रूट। इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए जो टेलीकॉम सेवाएं उसमें जो है FDI है ना, या जो है इसकी सीमा 100% है। कितनी है? 100% है, ठीक है। और यह ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत आती है, ठीक है। साथ में जो प्रेस नोट 3 2020 के अंतर्गत जो सीमा साझा वाला उससे संबंधित जो देश वगैरह है ना, उनके जो लाभकारी स्वामी वगैरह उनसे आने पर जो निवेश होता है वो भी आपका उसमें गवर्नमेंट रूट पे काफ़ी उसमें अनिवार्य होता है। ये चीज़ याद रखें। हालांकि ये सब आपको उतना लोड नहीं लेना है। आगे बढ़े फटाफट। इसमें ये होता है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अप्रैल देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए अप्रैल 2000 से मार्च 2025 के बीच में कुल FDI अंतर्वास की संचय राशि कितनी थी? तो आपको इतना थी, याद रखिए कितना है? यह 10,72,340 है ना, 10,72,340 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हालांकि ये सब डाटा वगैरह आपको उतना याद नहीं रहेगा, न याद रखने की आवश्यकता भी है। यूनकैड है ना, अनकैड UNCTAD विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में भारत की FDI रैंक कितनी थी? तो इसमें जो है 15वीं थी। FDI नीति जारी करने वाला विभाग कौन सा है? आपका DPIIT था, ठीक है। गवर्नमेंट रूट प्रस्ताव किस पोर्टल से दायर होते हैं? आपका FIFP से दायर होते हैं। FDI को नियुक्त करने वाला प्रमुख कानून कौन सा हो जाएगा? FEMA 1999 वाला रहेगा, याद। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं पूछिए, देखिए यहाँ से प्रश्न, हाँ ये सब प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। रेडिट के संस्थापक कौन है? रेडिट के संस्थापक में से जो है एक कौन है? तो देखिए जो रेडिट की शुरुआत होती है उसके 2 संस्थापक थे, उसका क्या नाम था? रेडिट के 2 संस्थापक, एक थे स्टीव हॉफमैन। कौन थे? स्टीव हॉफमैन थे। और कौन थे? और एक थे एलेक्सी ओहानियन। ये थे कौन कौन थे? एलेक्सी ओहानियन, यानी कि एक ये थे, ठीक है। 1 नंबर 1, 2 नंबर 1, ठीक है। ये दोनों लोग मिलकर जो है इसके संस्थापक, मतलब इसकी स्थापना कब करते हैं? 2005 में। कब करते हैं? 2005 में, ठीक है। इसके बाद में जो है 2006 में रेडिट का जो अधिग्रहण है उसको कॉनडे नाश ने किया था। किसने किया था? कॉनडे नाश जो पब्लिकेशन है उसने किया था। ये चीज़ याद रखिए। इसमें पूछता है कि इसके संस्थापक कौन है? एलेक्सी ओहानियन। अच्छा इसमें ये पूछ लिया जाएगा लैरी पेज, अगर आपको आपसे यहाँ पे लैरी पेज के बारे में पूछ ले तो बताइए, लैरी पेज के बारे में आप क्या जानते हैं? जैक डॉर्सी के बारे में क्या जानते हैं? ये दोनों के बारे में बताइए। जो लैरी पेज है ये आपके किस कंपनी के संस्थापक हैं? गूगल की। किसकी? गूगल की, है ना। और जैक डॉर्सी
जैक डोर्सी किसके हैं? एक्स के, आपके एक्स के नहीं, ट्विटर वाले एक्स के, TWI ट्विटर वाले एक्स के, ठीक है। एक्स वगैरह क्या होता है? कुछ नहीं होता है, XYZ होता है और क्या। आगे देखते हैं। रेडिट का मुख्यालय रेडिट का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है ना। ब्रायन एक्टन किस कंपनी के संस्थापक है? व्हाट्सअप। ब्रायन एक्टन तो मैं भूल ही गया। ब्रायन एक्टन किस कंपनी के संस्थापक हैं? व्हाट्सअप के हैं। जैक डोर्सी आपका यहाँ ट्विटर के हो जाएंगे, अब एक्स हो जाएगा, ठीक है, अब एक्स। लैरी पेज किस कंपनी के संस्थापक है? लोग गूगल के हैं। और हॉटमेल के संस्थापक कौन है? सबीर भाटिया और जैक स्मिथ। सबीर भाटिया और जैक स्मिथ। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न में पूछ रहा है, ये प्रश्न देखिए ध्यान से, ऐसे प्रश्न तो पूछे जाते हैं PSI में, है ना। देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के संदर्भ में आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह, अच्छा, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है, यह किस संशोधन अधिनियम के द्वारा रखा गया? इसमें ये पूछ रहा है, कुल मिला के आप इसे समझिए कि जो अनुच्छेद 352 के संदर्भ में आंतरिक अशांति जो शब्द था, उसके शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन के द्वारा रखा गया? किस संशोधन के द्वारा रखा गया? चलिए बताइए। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 1976 का 42वां संशोधन, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा 1978 का 44वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 1978 का 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। मोटी मोटी आप इससे याद रखिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसमें यह प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो भारतीय प्रावधान है, भारतीय संविधान के जो है भाग है, किस भाग में है? आपका भाग 18 में। राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा के दौरान जो है, घोषणा के लिए राष्ट्रपति अब किसकी लिखित सलाह पे कार्य करते हैं? तो आपका संघीय मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करते हैं, यूनियन कैबिनेट की लिखित सलाह पे काम करते हैं, ठीक है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि संसद की प्रत्येक स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जाता है? अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है ना। पॉलिटी की एक वीडियो आ गई है, ठीक है। रिस्पॉन्स वगैरह अच्छा मिल जाने पर सेकंड वीडियो आ जाएगी। बाकी इस सब वीडियो को थोड़ा सा अगर अच्छा लगा करे तो सपोर्ट वगैरह कर दिया करिए। सपोर्ट बोले तो एक लाइक, कमेंट, ठीक है। इससे हमें मोटिवेट मिलता है ना। हमें ये भी लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपको 1-2 वीडियो दे दें, ठीक है। अब फिर मज़ा नहीं आएगा तो फिर देने का मन भी नहीं करता है, कहते हैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं नहीं, ठीक है। बाकी हम तो अपना काम कर देंगे, जो काम 10 से 15 वीडियो हम आपको कर देंगे, ठीक है। ये मैं निर्णय लिया हूँ तो ना दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपको और बेनिफिट चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है या आप कितना मुझसे अच्छा कंटेंट निकलवा लेते हैं, ठीक है। चलिए, किस संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अधिकार निलंबन नहीं किए जा सकते? यह भी आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। बात समझ में आ रही? 1975-77 की आपातकाल के समय आपातकालीन प्रावधानों को और कड़ा स्ट्रेंथ करने में प्रमुख रूप से किस संशोधन की भूमिका रही थी? आपका जो है हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1978। ये तो पता ही होगा आपको, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट संशोधन है, लघु संविधान बोलते हैं ना इसको। आगे देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 7वां, अच्छा भाग 7 है जो, जिसको बाद में हटा दिया गया था ना, यह मूल रूप से किस विषय से संबंधित था? मूल रूप से यह किस विषय से संबंधित था? आंसर बताइए। मौलिक अधिकार से, प्रथम अनुसूची के पार्ट बी वाले राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से, आपातकालीन प्रावधान से। आपातकालीन प्रावधान से, इसका आंसर बताइए। देखिए, जो भाग 7 था ना, ये जो भाग 7 है, इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था कि प्रथम अनुसूची में, प्रथम यानी फर्स्ट अनुसूची में, अनुसूची के पार्ट बी में दिए गए राज्यों से जुड़े प्रावधान, ये इसका शीर्षक था। क्या था? शीर्षक था, क्या शीर्षक था? कि प्रथम अनुसूची के पार्ट बी में दिए गए राज्यों से जुड़े प्रावधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम अनुसूची के पार्ट बी वाले राज्य, ठीक है, जिसको बाद में हटा दिया गया। यह मूल रूप से किस विषय से संबंधित था? प्रथम अनुसूची के पार्ट बी वाले राज्य से संबंधित था। अब आप कहेंगे पार्ट बी वाला राज्य क्या होगा? है पार्ट बी वाला राज्य क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होएगा कि जो पूर्व रियासतें थी, जैसे कि जो भारत में नहीं मिल रही थी, जैसे कि आपका हैदराबाद हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, और मैसूर वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारी जो पूर्व रियासतें थी जो इसमें मिलने के लिए तैयार नहीं, ठीक है, इनको बाद में लपेट कर मिलाया गया, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड ये जो पार्ट बी वाले राज्य थे, इन्हें आज़ादी के बाद भारत में मिला दिया जाता है। आ रही बात समझ में? फिर राज्य में 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, ठीक है, उसके मतलब जो 7वां संशोधन अधिनियम था 1956 वाला, उसमें जैसे पार्ट
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जैसी जो काफ़ी सारी श्रेणियाँ थी ना राज्यों की, उनको समाप्त कर दी जाती हैं। ठीक है, और राज्यों का पुनर्गठन हो जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। चलिए इसमें अब ये बताइए आपकी मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। भारतीय संविधान, वर्तमान समय में भारतीय संविधान कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से हटाया गया, कौन कौन से जोड़ा गया, ये भी थोड़ा सा ध्यान लीजिए। ये ध्यान देने वाली बात है इसमें, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है, आप आमतौर पर लोगों को याद नहीं होगा, लोड ही नहीं लेंगे क्या कौन सा भाग हटा रहा है, कौन सा भाग जोड़ा है, इससे हमसे क्या मतलब। ये प्रश्न अभी पूछ लिया तो आप समय आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा, एक दो प्रश्न आपका चला जाएगा। तो यहाँ देखिए कि कौन सा हटाया गया, कौन सा जोड़ा गया, इसको आप याद रख लीजिए। देखिए वर्तमान भाग में संविधान में 25 भाग हैं। ठीक है, एकदम केंद्रित होकर ध्यान से देखिएगा। 25 भाग हैं संविधान में, पहले 22 भाग थे, है ना। भाग 7 और भाग 9 को, भाग 7 और भाग 9 को हटा गया। किसको? इसको थाला फॉर रीजन और 9 देवी। ठीक है, 9 देवी नहीं बोलेंगे यार इसको, थाला फॉर रीजन और 7 2 9 कर दीजिए। ठीक है, 7 और 9 को हटाया जाता है, किसको इसको जोड़ा जाता है? जय माता दी, सॉरी फॉर दैट। हाँ, भाग 4 के ए को, ठीक है, 4 का ए का जोड़ लीजिए, 9 जोड़ लीजिए। ठीक है, और 9 का ए जोड़ लीजिए, 9 का बी जोड़ लीजिए। ठीक है, और 14 का ए जोड़ लीजिए। इन सबों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? इन सबको जोड़ा जाता है। इसमें एक कन्फ्यूजन दिख रहा है मेरे को, 9 वाला मामला। इसमें 9 वाला मामला देखते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, एक बार आप कमेंट करिएगा कि यहाँ पे ये मामला क्या गड़बड़ा रहा है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया कुछ। आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 का ए या संविधान में किस से जोड़ा जाता है? यूएसएसआर बोले तो मौलिक कर्तव्य किससे है? रूस से। तो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोरोना वगैरह आया था, कहाँ पे थे आप कोरोना में? बताइए, कोविड में। भारत की जो पहली राज्य ई लोक अदालत है, इसका आयोजन किस उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था? बताइए, ई लोक अदालत, इसका उच्च न्यायालय मतलब यह जो है, इसका आयोजन किस उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है? बताइए, ये आपका किया जाता है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। आप कहेंगे ई क्या है? ई बाबा, ई लोक अदालत है। ई बाबा क्या है? ई लोक अदालत। ई लोक अदालत मतलब क्या होता है? इसमें जैसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है कार्रवाई की जाती है, सुनवाई वगैरह की जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे आप घर पे बैठे हैं और आपका कोई मामला दर्ज है, तो उसमें जो है ऑनलाइन काम हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो उसमें जो है कोविड के दौरान 2020 के आसपास में, है ना, 2020 के आसपास इन्होंने पहले चालू की थी। अगर आप 2020 से तैयारी कर रहे होंगे तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको थोड़ा माइंड में घूम रहा होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न अच्छा, नेशनल लोक अदालत इसमें पूछ लिया कि नेशनल लोक अदालत को पूरे देश में नियमित रूप से किस वर्ष आयोजित की जाती है? आपका 2015 से आयोजित की जा रही है। भारत में पहली सामान्य लोक अदालत 14 मार्च 1982 को किस राज्य में आयोजित हुआ था? ये आपका गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। पहली सामान्य लोक अदालत 14 मार्च 1982 को गुजरात में होता है। कहाँ पे होता है भाई साहब? गुजरात में होता है। और पहली ई लोक अदालत हम बताए ना आपका कोविड में 2020 में, है ना, 2020 में। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है एकात्मक शासन प्रणाली। चलिए, एकात्मक शासन प्रणाली वाले में आपको क्या पता है? यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की प्रमुख विशेषता क्या है? चलो बताइए, इसमें क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ बराबर बांटी जाती हैं। एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। जब भाई यहाँ पे केंद्र एकात्मक की बात की जा रही है तो बाटी की हो जाएंगी, है ना। केंद्र सरकार राज्य शक्तियों को संविधान रूप से स्वतंत्र रूप से बदल नहीं सकती। क्यों नहीं बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती है, ये भी गलत हो जाएगा। अधिकांश या सभी राजनीतिक शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। राज्य केवल वही अधिकार प्रयोग करते हैं जो केंद्र दे। ये बात लग रहा है सही? तो आंसर इसका यही हो जाएगा कि एकात्मक शासन प्रणाली मतलब कि अधिकांश या सभी राजनीतिक शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। राज्य केवल वही अधिकार प्रयोग कर सकते हैं जो केंद्र देता है। इसमें ये लास्ट ऑप्शन देखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये सुरक्षित स्वायत्त ऑटोनोमस वाली शक्तियाँ, ये वाला मामला होगा नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रही बात? आगे देखते हैं, बाकी सब पढ़ने को उतना आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछ रहा है कि यूएसए किस प्रकार की, यूएसए बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यह किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उदाहरण है? किस प्रकार का है? आपका संघीय संवैधानिक है। कैसा है? संघीय संवैधानिक। ठीक है, स्विट्जरलैंड में पूछ रहा है कि स्विट्जरलैंड में जो शासन व्यवस्था है इसकी बुनियादी प्रकृति क्या है? इसकी बुनियादी प्रकृति आपका संघीय हो जाएगा, एकात्मक नहीं होगा, संघीय होगा। ब्राजील का, चलिए बताइए, ब्राजील वाला शब्द आ गया। ब्राजील का आधिकारिक नाम क्या हो जाएगा? रिपब्लिका फेडरेटिवा डू ब्राजील। यह किस बात की ओर संकेत करता है? किस बात की ओर संकेत करता है? यह भी आपका संघीय गणराज्य की ओर संकेत करता है। ठीक है, यह भी जो है आपका संघीय गणराज्य की ओर
संकेत करता है। किस प्रकार की व्यवस्था में राज्य प्रांतों की जो शक्तियाँ होती है संविधान द्वारा सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड रहती हैं, यूनिटरी या फेडरल। यूनिटरी या फेडरल आप क्या हो जाएगा, यूनिटरी या फेडरल हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा फेडरल, है ना, फेडरल। आप कहेंगे फेडरल क्या है, बताइए। फेडरल संवैधानिक संघी क्या होगा। भारत की शासन व्यवस्था को अक्सर किस संज्ञा द्वारा संबोधित किया जाता है, आपका किया जाता है शुद्ध एकात्मक है, शुद्ध संघीय है, या कुछ और है, बताइए क्या हो जाएगा। तो ना शुद्ध एकात्मक है ना शुद्ध संघीय, इसको बोलेंगे अर्ध संघीय। क्या बोलेंगे, अर्ध संघीय, अर्ध संघीय बोलेंगे आप। भारत की जो शासन व्यवस्था है इसको अक्सर अर्ध संघीय संज्ञा दी जाती है। आ रही बात समझ में। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केंद्र शासित संबंधों से संबंधित आपका संदर्भ आपका हो जाएगा 8 वाला मामला, है ना, भाग 8। क्या हो जाएगा, भाग 8 हो जाएगा। भाग 8 में मुख्यतः कितने अनुच्छेद आते हैं, बता दीजिए फटाफट। भाग 8 में मुख्यतः कितने अनुच्छेद आते हैं। तो भाग 8 में जो अनुच्छेद आते हैं 239 से 239 टू 242 कितना आता है, 239 से 242, 239 से 242 तक आता है। ठीक है, इसमें जो है 239 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात की जाती है। 239 का ए उसमें होता है जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है, उनके विधानमंडल, मंत्रिपरिषद, ठीक है, उनके जो जैसे आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली का एक विशेष जो प्रावधान है उसके बारे में बात की जाती है 239 का ए, 239 के ए में, है ना, जो दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश है ना, ठीक है, वहाँ के एकमात्र कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिसका हाई कोर्ट भी है, दिल्ली हो जाएगा। समझ बात को, तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए, किस भाग में दिया गया, भाग 4 के ए में, 4 के ए में। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन द्वारा मतलब किस संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है, आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको लघु संविधान बोलते हैं, आपको पता होगा। नागरिकता के बारे में आपको करा ही चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें होने वाली आपको है नहीं। भारतीय संविधान में नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान किस भाग और किन अनुच्छेद में है, भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, पॉलिटी की जो वीडियो हम आपको करवा दिए हैं, ठीक है, उस वीडियो को कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार, ठीक है, इसके नीचे आप कर रहे हैं तो समझिए आप खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, कम से कम 3 से 4 बार, कम से कम। ठीक है, अगर आप इतना कर ले रहे हैं, ठीक है, तो तब देखिए पेपर दीजिए ना, मॉक टेस्ट दीजिए, समझ में आएगा कि हाँ उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए बाकी इस तरीके का मैं खुद भी दिया हूँ कि आपको जो है शॉर्ट नोट्स मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। ठीक है, और जो साइड में दिया है नोट्स वगैरह उसको भी पढ़ते रहिए। सेल्फ एडिटेड टाइप का हो गया एक तरीके से, ठीक है, कुछ अलग हट के। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, MISMIJA 1971 के बारे में सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए। अच्छा, MISMIJA 1971 के बारे में सही कथन चुनना है। इसमें ये पूछ रहा है, कह रहा है कि यह केवल युद्ध काल में निरोध की अनुमति देता था, नहीं, इसने पुलिस व प्रशासन को व्यक्तियों को जैसे व्यापक शक्तियां दी। हमको तो ये सही लग रहा है। यह केवल जम्मू कश्मीर पर नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। क्या हो जाएगा, MIJA 1971 के बारे में इसने जो है पुलिस व प्रशासन को व्यक्तियों जैसी व्यापक शक्तियाँ दी। ठीक है, देखिए ये जो MIJA क्या है, यह जो है एक निवारक निरोध कानून था। क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक कानून था जिसको जो है 1971 में भारतीय संसद में, कहाँ पे, भारतीय संसद में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसको पास किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जिससे आंतरिक जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बनाए रखना, उससे जुड़े जो मामले हैं उनको, उसके लिए जो है कुछ व्यक्तियों को जो है जैसे कि हिरासत में रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई थी, क्योंकि उस समय जो है इमरजेंसी वगैरह जो हुआ था ना, इमरजेंसी तो आपका 1975-77 के आसपास में हुआ था। उसमें जो है क्या नाम है, काफ़ी सारे जो पत्रकार थे, बुद्धिजीवी थे, ठीक है, उनको जो है यही मीसा के तहत जो है, मीजा बोले चाहे मीसा कहिए, इसी के तहत जो है उनको बंद कर दिए गए थे। लगभग काफ़ी सारे लोगों को बंद कर दिया गया था। भाई साहब किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की थी, हैं बताइए। 1975-77 में आपातकाल किसके द्वारा लगाया था बताइए, जिसमें जो है काफ़ी मतलब बेगुनाहों को भी काफ़ी तगड़े रूप से जो है उनको पकड़ के एकदम जेल में भर दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी ना, बस सही है। चलिए आगे देखिए। देखिए हाँ, यहाँ पर प्रश्न आ ही जाता है, देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम MIJA
मीजा बोलें कि मीसा, मीजा की किस अधिनियम, किस वर्ष अधिनियम किया गया था आपका? 1971, 2 जुलाई 1971 को। 1975 1977 की राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी के दौरान मीजा का उपयोग, मीजा का जो व्यापक उपयोग किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? वही आपका हो जाएंगी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। मीजा के निरस्त होने के बाद केंद्र ने निवारक निरोध के लिए कौन सा नया कानून लाया? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, NSA लाया, 1980 वाला। बात समझ रहे हैं? देखिए, अब कोई भी सरकार हो ना, क्या ही बोलो, इस समय तो मान लीजिए ये अभी ये चीज़ देखने पर तो गलत दिख रहा है, ठीक है, कि अच्छे अच्छे लोगों को बंद कर दिया था। अभी देखिए सोनम वांगचुक को जो बीजेपी सरकार बंद कर दी है, ठीक है, NSA एक्ट लगा दी है। कहाँ पे? जो लद्दाख में अनुसूची 6 में, ठीक है, लद्दाख को अनुसूची 6 में दर्ज कराने के लिए जो अनशन पे बैठे थे ना, विरोध कर रहे थे, ठीक है, अनशन पे बैठे थे, उनको जो नेपाल में जेड वाला जो क्या था, जिंजी है ना, उसमें जो आंदोलन हुआ था, उसमें उनको कैसे कैसे करके फंसा के उनको जेल में डाल दिए। बताइए, जिनके ऊपर 3 इडियट जैसी मूवी बनी है, सोनम वांगचुक वगैरह जो है, आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, जो लद्दाख के लिए और भारत के लिए, ठीक है, किस बड़े लेवल पे काम किए हैं, ठीक है, कितने उनको पुरस्कारों से नवाजा गया है। अब उन भाई साहब जेल में बंद है। सोच लीजिए देश की हालत क्या है, पढ़े लिखे लोगों की हालत क्या है, ठीक है। सरकार कोई भी हो, काम कैसे भी करे, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है कि हर सरकार का प्लस माइनस दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, और चाहे नीतीश कुमार हो, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मीजा को संविधान की 9वीं अनुसूची 9वीं शेड्यूल में रखा गया? देखिए, आप कहेंगे 6वीं शेड्यूल कौन सा होता है? 6वीं अनुसूची, उसमें ऐसा होता है ना कि जैसे पूर्वोत्तर वाले राज्य होते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टाइप के, तो वहाँ पे मतलब कि लोकल जैसे कोई भी काम करना है ना, अवैध खनन वगैरह करना है, कुछ भी जंगल वगैरह काटना है, जैसे ये आपका राजस्थान में देखिए अभी अरावली वाला जो मामला है, ठीक है, अभी तो मान लीजिए उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है, ठीक है, बट अगर राजस्थान को दर्जा प्राप्त होता अनुसूचित 6 का, तो क्या हिम्मत थी सरकार की कि ऐसे कानून पास करा देता, या फिर ऐसे आके काटना खाना चालू कर देता? एकदम नहीं, कतई जहर, मतलब कतई नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जो सोनम वांगचुक वगैरह थे, ठीक है, तो ये अनुसूचित 6 में दर्ज कराने के लिए काफ़ी टाइम से भाई सब विरोध कर रहे थे, काफ़ी टाइम से अनशन पे बैठे थे, कई बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मीजा को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया था ताकि न्यायिक समीक्षा सुरक्षा मिल सके? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का 39वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, कुछ इधर उधर गलत हो तो बता दीजिएगा आप, ठीक है, थोड़ा हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ आपको पता है, सही चल रही है कि नहीं। राजस्थान नगरीय भूमि हक प्रमाणन अधिनियम 2016 के तहत शहरी भूमि के टाइटल की गारंटी कौन देता है? राजस्थान का है ना, राजस्थान नगरीय भूमि प्रमाणन पूछ रहा है, तो इसका देता है जिला कलेक्टर। क्या जिला कलेक्टर देता है? क्या नगर पालिका देती है कि पंजीयन विभाग देता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार देगा। क्या देगा? कौन देगा? राज्य सरकार देगा, ठीक है। तो ये राजस्थान से रिलेटेड कुछ बात थी, आगे देखते हैं फटाफट। चलिए, ये सब प्रश्न नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कराई निम्नलिखित में से, हाँ ये प्रश्न पूछ सकता है, कराई निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय संवैधानिक बॉडी नहीं है, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, कौन सा एक निकाय है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? यूपीएससी, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? देखिए, यूपीएससी है, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है। कौन नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है। देखिए, जो यूपीएससी का जो प्रावधान है यह किस अनुच्छेद में है बताइए? यूपीएससी का, वित्त आयोग का और निर्वाचन आयोग का जो यूपीएससी का प्रावधान है, यह आपका यूपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315, आर्टिकल 315। वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? आपका आर्टिकल 280 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 280 हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 हो जाएगा, आर्टिकल 324 हो जाएगा, ठीक है। तो जो यूपीएससी मतलब यूपीएससी है ये आपका भाग 15 में है ना, भाग आर्टिकल 315 के भाग 15 में नहीं यार, भाग 14 में, सॉरी, भाग 14 में X1V, ठीक है, भाग 14 में जो सर्विस होती है, ठीक है, मतलब जैसे एक यूपीएससी तो पता ही होगा क्या कराता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, आईएएस पीसीएस वगैरह की चीज़ें कराती हैं। आगे देखते हैं, वित्त आयोग जो है आपका आर्टिकल 280 में है, ठीक है। जो राष्ट्रपति होते हैं ना, ये मतलब कि प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं,
ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन करते हैं। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 हो जाएगा, आर्टिकल 324 हो जाएगा। क्या कराता है आपको पता ही होगा, इलेक्शन वगैरह कराता है, SIR वगैरह देखिए अभी करा रहा है। आ रही बात समझ, ऐसे एक फुल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा फिर से। अगला देखते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, आगे देते हैं प्रश्न। हाँ, ये प्रश्न देखिए, वर्तमान में 19 नवंबर, वर्तमान में नवंबर 2025 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी HRC के अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष हो जाएंगे वी रमा सुब्रमण्यम। सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रमा सुब्रमण्यम। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 2019 के NHRC के अध्यक्ष कौन हो सकता है? NHRC के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके जो व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह रहा हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस तिथि को होती है? आपका होती है 12 अक्टूबर 1993 को। कब होती है? 12 अक्टूबर 1993। चलिए, पशुओं से रिलेटेड कुछ कानून हैं जो आपको याद होने चाहिए। कह रहा है कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, इसको जो है संसद के द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये पूछेगा और क्या, एकदम ठीक है। किस वर्ष इनेक्टेड किया गया था? पशुओं से संबंधित निवारण अधिनियम 1960 का जो है ये आपका किस वर्ष पशुओं से संबंधित क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को किस संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? देखिए कितना क्वेश्चन भी क्या ही बोलो, ऐसे क्वेश्चन अगर आप देख के नहीं बता पाएंगे ना तो बेकार है जी। 1960 यहाँ पे दिया ही है, आंसर बता दीजिए। 1960 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। यह किस प्रकार का अधिनियम है? केंद्रीय अधिनियम है। इसका उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का उद्देश्य है कि जो जानवर है, ठीक है, जो जानवर है उन पर अनावश्यक पीड़ा, कष्ट, इन सबको रोका जाए, ठीक है। अभी ये देखिए जो दिल्ली में डॉग को लेकर क्या हुआ था, कुत्तों को लेकर लोग आ गए थे सड़क पे, समझ रहे हैं बात को? उसकी रक्षा हेतु तो उसको क्या किया जा रहा था? दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? उसको पकड़ पकड़ के बाहर भेज रही थी, जेल में बंद कर रही थी। जेल में बंद करेगी किसे? चलिए आगे देखते हैं। इंसान को इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के अनुसार एनिमल किसे कहा गया? एनिमल जो है किसी भी मानव के अतिरिक्त जो जीवित प्राणी है उसको एनिमल कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित रिप्लेस करने के लिए लाया गया था? आपका लाया गया था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एक्ट 1890 को बदलने के लिए। 1890 में भी एक कानून था, उसको बदलने के लिए किया गया था। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 में प्रमुख संशोधन किस केंद्रीय अधिनियम द्वारा किया जाता है? आपका सेंट्रल एक्ट 26 के 1982 द्वारा किया जाता है, ठीक है। बाकी ये सब नहीं पूछेगा, आगे देखते हैं। कह रहा है आगे फिर से NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को सिद्ध दुराचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता, इनकैपेसिटी के आधार पर पद से हटाने का अंतिम आदेश कौन जारी कर सकता है? आंसर बताइए। यानी कि NHRC के जो अध्यक्ष हैं उसको किसी अन्य सदस्य को सिद्ध दुराचार या अक्षमता के मामले जो है उसको पद से हटाने का अंतिम आदेश कौन जारी करेगा? अंतिम आदेश जारी करेंगे भारत के महामहिम राष्ट्रपति। कौन जारी करेंगे? भारत के महामहिम राष्ट्रपति, ठीक है, याद रहेगा। देखिए NHRC जो है अभी हम आपको करा चुके, ठीक है। यह किसका मतलब कैसा बॉडी है? संवैधानिक बॉडी नहीं, वैधानिक बॉडी है। किसकी कैसी बॉडी है? वैधानिक। यह एक प्रकार का वैधानिक निकाय, इसको बोलेंगे सेचुरिटी, मतलब क्या बोले, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बनाया गया है। किसके तहत बनाया गया है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसको जो है बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि NHRC की स्थापना कब होती है? NHRC की स्थापना कब होती है? NHRC की स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को। कब होती है? 12 अक्टूबर 1993 को। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बस आ गया प्रश्न, जस्ट आपका अब आ गया, ठीक है। NHRC के अध्यक्षों का कार्यकाल वर्तमान काल क्या हो जाएगा? आपका जो है हो जाएगा 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो पहले हो पद तक, जब तक मतलब पद वो जो है रह सकते हैं। NHRC की चयन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और NHRC जो है किस प्रकार का निकाय है? वैधानिक निकाय है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगला देखते हैं। चलिए आ गया भाई, आपकी पेनाल्टी आ गई। जैसे आया BNS तुरंत पेनाल्टीज में देते रहो, ठीक है। BNS वगैरह अगर आ गया तो पेनाल्टी देने की बात आ गई, समझ लीजिए। संशोधित जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 की धारा 42 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए जो बोर्ड लगाया उसको काट कर फेंक दिया, नोटिस को नष्ट कर दिया,
ठीक है, तो उस पर अधिकतम लगाई जाने वाली जो आर्थिक दंड है, पेनाल्टी है, वह कितनी होगी। और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के धारा 42 के अनुसार तो कितने लगे बताइए। 10,000 रुपये देंगे, 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे, या फिर 15 लाख देंगे। 15 लाख नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 15 लाख है। तो बताइए कितना देंगे भाई साहब पेनाल्टी। अधिकतम पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए न्यूनतम भी नहीं पूछ रहा है, कहाँ गया अधिकतम। अभी मैंने पढ़ा अधिकतम। हाँ ये दिखा, तो ये अधिकतम, ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अधिकतम। अधिकतम सीमा कितनी है। 1974 की धारा 42 के अनुसार अधिकतम सीमा है 15 लाख रुपए। ऐसे प्रश्न को देखिए फटाक से ऐसे करके आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम कितना है, तो न्यूनतम है आपका 10,000 रुपये। कितना है न्यूनतम 10,000 रुपये। किस धारा के अनुसार, धारा 42 के अनुसार, धारा 42 के अनुसार है, ठीक है। कैद की जगह इसमें जो है केवल आर्थिक दंड का प्रावधान है ना, कैद वगैरह नहीं होता। लेकिन यह है कि 15 लाख देने में आपका नस नस बाहर आ जाएगा। आगे देखते हैं। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की धारा से प्रतिस्थापित किया गया, आपका किया गया धारा 3 के तहत। 2024 की जो वाटर अमेंडमेंट एक्ट है, 2024 के वाटर अमेंडमेंट एक्ट 2024 की स्वीकृति असेंट को किस तिथि को मिलती है, आपको मिलती है 15 फरवरी 2024 को। वाटर प्रिवेंशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अपराधों के संदर्भ में इसका प्रमुख उद्देश्य है ना कि जो छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को डिक्रिमिनलाइज करके जेल की सजा की जगह मॉनेटरी पेनाल्टी पर इस पर जोर देने की बात की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम। अच्छा जी, चलिए बताइए चलिए आगे आपका मामला। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 के अनुसार राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का पदेन अध्यक्ष ऑफिसियो चेयरपर्सन कौन होता है बताइए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान के निर्देशक। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे आपके भारत के प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 2000, यह जो है 1972 होता है, धारा 5 के अनुसार पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है ना, ये जो है किस संशोधन से जोड़ी जाती है, आपका जोड़ी जाती है 2002 का जो संशोधन अधिनियम होता है, ठीक है, उसमें इसके संशोधन से धारा 5 इसमें जोड़ी जाती है, जिसके तहत किया जाता है। इसमें जो है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो है इसमें स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें जो धारा का 5 का 1 है ना, उसके तहत जो है प्रधानमंत्री जो होता है इसके बोर्ड का अध्यक्ष होता है। आ रही बात समझ में, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाता है प्रश्न। आगे इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि चलिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL यह किस प्रकार की संस्था है, आपका वैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL में कुल कितने सदस्य अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष सहित होते हैं। तो इसमें 47 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष भी शामिल। अध्यक्ष कौन होगा, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। किस बोर्ड के स्थान पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था, तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के स्थान पे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका भी स्थापित किया जाता है 1 जुलाई 1916 को। कब किया जाता है, 1 जुलाई 1916 किया जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII इसका जो है यह कहाँ स्थित है, आपका स्थित है देहरादून उत्तराखंड में, स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न देखिए, SC/ST एक्ट। चलिए भाई से खतरनाक एक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देखिए। क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई लोक सेवक जो SC/ST का सदस्य नहीं है, जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, जैसे कि SC/ST पीड़ित की FIR दर्ज नहीं करता, तो उसे अधिकतम कितने समय तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। कोई लेख सेवक है जो SC/ST 1989 की धारा 4 के अनुसार उसकी मामलों को, उसके प्रॉब्लम को, ठीक है, उसकी समस्या को FIR अगर वो करवाने आता है, उसको दर्ज नहीं करता है, तो उस लोक सेवक को अधिकतम कितने समय तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, तो किया जाता है 1 वर्ष। कितना, 1 वर्ष, ठीक है। आप ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, दरोगा बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कानून के नियम का पालन करना ही होगा। आ रही बात समझ, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अधिकतम इसमें पूछा है ना, अधिकतम कितना होगा, 1 वर्ष। लेकिन अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम, यहाँ न्यूनतम पूछ ले, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम आपका 6 माह होगा। मिनिमम कितना होगा,
मिनिमम 6 माह होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 में धारा 1 याद रखिएगा, धारा 4 का 1 और धारा 4 का 2, ये 2 पॉइंट याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए अब आप कहेंगे ये कैसे, देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए जो 4 का 1 है ना, 4 का 1 इसमें क्या है कि इसमें जो लोक सेवक है ना, उसको कम से कम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास के तहत जो है उसको दंडित किया जा सकता है अगर ऐसा चीज़ वो नहीं करता है। 4 के 1 में ये वर्णित है। 4 के 2 में क्या वर्णित है? 4 के 2 में ये वर्णित है कि लोक सेवक का इसमें कर्तव्य की बात की गई है। किसकी? कर्तव्य। इसमें लोक सेवकों के कर्तव्य की सूची दी गई है, यानी कि इसमें FIR को, ठीक है, दर्ज करना, पीड़ित है गवाह जो है उसके बयान को दर्ज करना, और 60 दिन के भीतर, ध्यान दीजिएगा, 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना। आ रही बात समझ में? चार्जशीट जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश के नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट 1969 NEP, नेपा बोल देंगे, है ना, नेपा को पहली बार औपचारिक रूप से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA का प्रावधान किया गया। किसने करता है, मतलब किस देश के माध्यम से किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेपा वाला एक्ट याद रखिएगा, 1969 नेपा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए। तो देखिए इसमें थोड़ा नेपा के बारे में हम लोग डिस्कस में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं पहले, है ना, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जल्दी आते नहीं हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को शामिल करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं कि भाई साहब कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बट नेपा के बारे में जानकारी अति आवश्यक है, याद होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। देखिए क्योंकि पर्यावरण संबंधित है और पर्यावरण संबंधित मामला अरावली पे बात चल रही है। ठीक है, अगर अरावली पे बात चल रही है तो पर्यावरण संबंधी नियम कानून जितने भी हैं उनको आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, है ना। तो याद रखिए, देखिए जो नेपा है, नेशनल इन्वायरमेंटल, हरा ले लेता हूँ क्योंकि इन्वायरमेंट की बात हो रही है। ठीक है चलिए अब आइए मज़ा। चलिए नेशनल इन्वायरमेंटल, ज़्यादा हरा हो गया, ठीक है, हरा भरा होना ही चाहिए। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट 1969 नेपा एक अमेरिकी USA संघीय पर्यावरण कानून है जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने 1978 में 1979 में 1969 में पारित किया। किसने किया? अमेरिकी कांग्रेस ने नेपा को 1969 में पारित किया। ध्यान से देखिएगा, जिस पर राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1 जनवरी 1970 को हस्ताक्षर किए। ठीक है, कई विद्वान और संस्थान मानते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA की औपचारिक और संगठित शुरुआत जो है यहीं से होती है। कहाँ से? यहीं नेपा से शुरू होती है, क्योंकि इसी कानून ने बड़े संघीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का पहले से आकलन करना अनिवार्य कर दिया। NEPA के तहत अमेरिकी संघीय एजेंसियों को ऐसे मेजर फेडरल एक्शन से पहले जो मानव पर्यावरण की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं उस कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट EIS कहा जाता है। यह EIS ही औपचारिक EIA का प्रक्रिया का आधार होना। ठीक है, एक तीखी नज़रों से, ठीक है, ओवरव्यू करके आप इसको ध्यान रख लीजिए, बाकी याद करिए ना करिए कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी ये प्रश्न आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये प्रश्न लगे जैसे अगर मेरिट में आपको आना है, ठीक है, ऐसे प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को याद रहेगा और कितने लोगों को याद नहीं रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, बात समझ रहे हैं। लल्लूपन जो ग्रुप डी का पेपर तो देने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि आजकल ग्रुप डी का भी अलग ही ऑरा चल रहा है ना, अच्छे खासे उसमें प्रश्न पूछे, जब उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ठीक ठाक के, तो आप तो दरोगा बनने जा रहे हैं। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ ही लिया ना तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, नो, आउट ऑफ सिलेबस कहना कोई भी मतलब आपके लिए एक कोई मतलब ही नहीं ना। आप कह भी लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप यहाँ से कंप्लीट करके जाइए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और आपका सिलेक्शन हो गया तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। किसी को पड़े चाहे ना पड़े, आपके फैमिली को, आपके परिवार को 100% फ़र्क पड़ेगा।
अब कैसा फ़र्क पड़ेगा तो आप जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको आपको याद होना चाहिए। भारत में परियोजना स्तरीय इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA को पहली बार किस अधिसूचना नोटिफिकेशन से औपचारिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया? EIA नोटिफिकेशन 1994 इसके तहत जो है कर दिया गया। आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत की जो है EIA की व्यवस्था मुख्य रूप से किस अधिसूचना पर आधारित होती है? EIA नोटिफिकेशन 2006 से। ठीक है, भारत में EIA प्रक्रिया का नोडल मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? नोडल मंत्रालय आपका यही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NEPA के तहत राष्ट्रपति कार्यालय में स्थापित प्रमुख निकाय कौन सा है जो पर्यावरण नीति की निगरानी करता है? काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी, है ना। अच्छा, ये प्रश्न तो पता ही होगा ना यार, ये हल्का प्रश्न दे दिया क्या। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद पर्यावरण संरक्षण और EI जैसे अवधारणाओं पर वैश्विक स्तर पर विशेष जोर बढ़ा? 1972 का संयुक्त राष्ट्र स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे, लोड तो ज़्यादा नहीं पड़ रहा है दिमाग पे, हैं? लोड तो ज़्यादा नहीं पड़ रहा है दिमाग पे। चलिए आइए ज़मीन वगैरह खरीदे। यहाँ पे देखिए, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर, पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 2 के तहत अनुसार सार्वजनिक निजी सहभागिता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व ओनरशिप किसके पास रहता है? बताइए। ज़मीन वगैरह अगर आप खरीदने जा रहे हैं सारी चीज़ें, तो भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में जो है उचित प्रतिकर होता है, पारदर्शिता होती है। ठीक है, 2013 की धारा 2 के 1 के तहत इसमें जो है इसके अनुसार जो है सार्वजनिक निजी सहभागिता होती है। इन परियोजनाओं के लिए जो है जो भूमि का स्वामित्व होता है, ओनरशिप, भूमि का स्वामित्व ओनरशिप यह किसके पास रहता है? केवल निजी कंपनी के पास, केवल ग्राम सभा के पास? बताइए, सरकार के पास या फिर संयुक्त रूप से सरकार और कंपनी के पास? आंसर क्या हो जाएगा? सरकार के पास। क्या हो जाएगा? सरकार के पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक बना, मतलब एक यह किस तरीके से, मतलब यह जो है एक्ट आया था जो 2013 वाला, उसका नाम क्या था बता दीजिए फटाफट। उसका नाम था, बहुत तगड़ा नाम है, जल्दी से याद ही नहीं होता है भाई साहब, नाम है, चलिए पढ़िए। ध्यान दीजिएगा, लिखना पड़ेगा, 2-4 बार आप लिख लेंगे काम हो जाएगा आपका, नहीं याद हो रहा है। RFCTLARR। आप कहेंगे ये क्या है? ध्यान दीजिए, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। कहीं बहुत खतरनाक नाम है? बहुत खतरनाक नाम नहीं है, भूमि से संबंधित नाम है। ठीक है, क्या नाम रखेंगे फिर से समझिए। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाजिशन, लैंड बोले तो जमीन के एक्वाजिशन में, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे दिया भी है, चलिए वेरी गुड। देखिए यहाँ पे, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इसका पूरा नाम हो जाएगा, क्योंकि पूछ लेता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर पूछ ले प्रश्न ऐसा तो कहाँ जाएंगे? RFCTLARR एक्ट 2013 के किस पुराने कानून को निरस्त करता है, अपील करता है? आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को 1894 को रट डालिए। ठीक है, ये आपका जो 2013 वाला कानून है, यह किस पुराने कानून को निरस्त करता है? 1894 को। आई बात समझ में? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि RFCTLARR एक्ट 2013 किस तिथि से लागू होता है? 1 जनवरी 2014 से लागू होता है। मोदी जी जब आते हैं, ठीक, मोदी जी 1 जनवरी को आते हैं, 1 जनवरी को आते हैं। धारा 2 के 1 के A के अनुसार स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए भूमि अधिग्रहण किन किन के लिए होता है? ये आपका होता है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कार्य और राज्य पुलिस जन से जुड़े सामरिक प्रयोजन के लिए। धारा 2 के A के C के अंतर्गत किस प्रकार की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है? यह प्रावधान है आपका, यानी स्वयं परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास, आवास आदि के लिए परियोजनाएं। अगला प्रश्न देखिए, चलिए आ जाता है BNS से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न को देखते मन आप कहेंगे वाह, ये तो बहुत बड़ा सा आंसर है।
जब बड़ा संसद है तो उसमें यही टिक मार देंगे, काम हो जाएगा। हाँ, काम हो जाएगा। बट देखिए इसमें बीएनएस 2023 के अधीन आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास, इसका जो है इसकी जो है सही परिभाषा क्या होगी? आपराधिक अत्याचार, आपराधिक अत्याचार किसी भी जगह में बिना कारण घुसना ये नहीं होगा, केवल रात में किसी घर में घुसना ये भी नहीं होगा, केवल सरकारी इमारत में घुसना ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपराधिक अत्याचार का दिख रहा है ना? इसका आंसर ये हो जाएगा कि दूसरे की कब्जे वाली जगह में अपराध करने या डराने, बेइज्जती करने, सताने की नीयत से घुसना या वैध रूप से ऐसी नीयत से गैर कानूनी रूप से ठहरना, उसको बोलेंगे आपराधिक अत्याचार। क्या बोलेंगे? आपराधिक अत्याचार। ठीक है, आप कहेंगे आपराधिक अत्याचार की जो परिभाषा है यह बीएनएस के किस सेक्शन में दी गई है, यानी कि बीएनएस की किस धारा में दी गई है? धारा में दी गई है 329 की 1 में, 329 के 1 में। आरी बात सुनिए, इसमें कहा गया है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है किसी भी अन्य की जगह में, ठीक है, उसके कब्जे में, उसको डराने, बेइज्जती कराने, सताने की नीयत से उसमें जो है अगर प्रवेश करता है तो वह आपराधिक अत्याचार माना जाएगा। किस धारा के तहत? धारा 329 के 1 के तहत। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे फटाफट। हाँ, ये तो प्रश्न आपको पता ही होगा। इन प्रश्नों को आप याद रखिए, इन प्रश्नों को आपको याद रखना है। क्या बोल रहा है? बोला है कि जो बीएनएस 2023 में आपराधिक अत्याचार है किस अध्याय में आता है? आपका अध्याय किस में आता है? 17 में। किसमें आएगा? अध्याय 17 में आता है। ठीक है, बीएनएस 2023 की धारा 329 के 3 के तहत 3 के अनुसार आपराधिक अत्याचार के लिए अधिकतम कारावास कितने समय का हो सकता है? आपका यह जो है 3 महीने तक का हो सकता है, 3 महीने तक का हो सकता है। बीएनएस 2023 की धारा 329 के 3 के अनुसार आपराधिक अत्याचार के लिए अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? अधिकतम जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो जाएगा। बीएनएस 2023 में हाउस ट्रेसपास किसका एक विशेष एग्रेवेटेड फॉर्म है? आपका जो है क्रिमिनल ट्रेसपास का है। आगे देखते हैं, बीएनएस 2023 की धारा 329 के 4 के अनुसार, अच्छा, हाउस ट्रेसपास के लिए कितना अधिकतम जो है कारावास है? आपका 1 वर्ष तक का है। बीएनएस 2023 की धारा क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास के समतुल्य इसका पुराना सेक्शन आईपीसी में कौन सा हो जाएगा? धारा 441, 442, 447 और 448। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि झपटमारी किसे कहते हैं? चलिए बताइए, झपटमारी, फटाक से झपट लिया, क्या बोलेंगे? बीएनएस 2023 के अंतर्गत झपटमारी किसे कहते हैं? बताइए, इजी क्वेश्चन, फटाक से बताइए, आगे बढ़िए। गुप्त रूप से, ये बढ़ना नहीं, अचानक शीघ्रता से बलपूर्वक किसी व्यक्ति या फिर उसके कब्जे से चल संपत्ति छीन लेना, यही सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। आप कहेंगे झपटमारी किस धारा में आएगा? चलिए बताइए, झपटमारी यह किस धारा में आएगा? झपटमारी किस धारा में आएगा? झपटमारी आपका आता है 304 में। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की 2023 की जो धारा 304 है, उसमें जो है झपटमारी की बात आती है। ठीक है, आईपीसी में अगर हम बात करते हैं तो आईपीसी में कौन सी धारा में था? आईपीसी में इसका प्रावधान ही नहीं था, झपटमारी के लिए आईपीसी में कोई प्रावधान नहीं था, यह नया जोड़ा गया है बीएनएस में। बात समझ में आ रही? लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो झपटमारी है यह जमानती है या गैर जमानती? जमानती है, यानी कि जमानती है कि गैर जमानती? आपका यह जो है गैर जमानती है। गैर, आपको पता ही होगा गैर जमानती किसको बोलते हैं? गैर जमानती है, क्या है? यह गैर जमानती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि विधि विरुद्ध जमाव, वही प्रश्न आ गया फिर से, इसके पहले वाले पार्ट में भी यही कराया जा चुका है, फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली माने जाने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति समूह का होना आवश्यक है? कम से कम 5। ये तो लास्ट वाले सेट का क्वेश्चन आ गया है गलती से, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 लोगों से या 5 से अधिक लोगों से अगर जमा हो रहा है तो उसको बोलेंगे विधि विरुद्ध जमाव। क्या बोलेंगे? विधि विरुद्ध जमाव आएंगे। ठीक है, धारा 189 के अनुसार किस अध्याय में है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, देखिए, दंगा वगैरह की धारा के अंतर्गत आएगा, धारा 194 में आएगा। टोटल धारा कितनी है? 358 धाराएं हैं, है ना। बलवा कर लेना धारा 191 में आएगा, और 189 में कितनी अंतर, मतलब यह 189 किस अध्याय के अंतर्गत आएगा? धारा 11। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है?
अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बीएनएस 2023 के अंतर्गत यदि किसी एक प्रकरण में 2 या अधिक अपराध हों और उनमें से एक भी संज्ञेय हो तो मामला किस रूप में जाएगा? तो अगर एक को संज्ञेय बा समझे, अवधि में आइए आप बात करिए, ठीक है। अगर एक को धारा है तो समझिए पूरा मामला संज्ञेय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पूरा मामला संज्ञेय माना जाएगा। बात समझ में आ रही भाई साहब? ठीक है, अरे ठीक बा कि ना बा, आगे देखते हैं। देखिए बीएनएस की धारा 174 का जो विषय है उसका शीर्षक क्या है कि यानी असंज्ञेय मामलों में पूछना, सूचना और ऐसे मामलों का अन्वेषण करना। 174 के 4 बीएनएस में साफ साफ लिखा है कि अगर एक ही केस में 2 या 2 से ज़्यादा अपराध लगे और उनमें से कम एक अपराध संज्ञेय हो तो पूरा मामला संज्ञेय माना जाएगा, पूरा केस संज्ञेय माना जाएगा, भले ही अपराध असंज्ञेय हो। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि बीएनएस 2023 में कॉग्निजेबल ऑफेंस किसकी परिभाषा दी गई है? धारा 2(1)(g) में 2(1)(g) ऐसे याद रखिए। बीएनएस के अनुसार BNSS, ठीक है, यहाँ पे BNSS बात कर रहा है, ठीक है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? BNSS के अनुसार नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है? नहीं कर सकती। BNSS 2023 की कौन सी धारा इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस संज्ञेय मामलों में सूचना FIR से संबंधित है? धारा 173 हो जाएगा। BNS 2023 की धारा 174 के 2 के अनुसार असंज्ञेय नॉन क्रिमिनल अपराध की जांच शुरू करने से पहले पुलिस को किसकी अनुमति लेनी होती है? सब सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है। और BNS 2023 की धारा 174 के 3 के अनुसार आपराधिक यानी असंज्ञेय जो अपराध है उसकी जांच करते समय पुलिस को कौन सी शक्ति नहीं मिलती है? तो उसको जो है बिना वारंट गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं मिलती है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि VNSS, ठीक है, VNSS 2023 के अंतर्गत असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल मामले में पुलिस अन्वेषण कब शुरू करती है? एसपी के आदेश से, मजिस्ट्रेट के आदेश से, DSP के आदेश से, या फिर पीड़ित की अनुमति से। कब आदेश शुरू करे? आपका कब शुरू करता है? देखिए जो BNS के अंतर्गत असंज्ञेय अपराधों की मामला है, असंज्ञेय जो अपराध है यह किस धारा में है? असंज्ञेय अपराध यह धारा 174 में है। किस में है? 174 में है, ठीक है। असंज्ञेय जो मामला है इसमें जो है सीधी जांच करना मना होता है। 174 में जो मतलब मामला होता है इसमें सीधा जो जांच होता है उसमें मतलब सीधी जांच करना मना होता है, ठीक है। 174 के 2 में क्या बात की गई है? 174 के 2 में ये बात की गई है कि कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी असंज्ञेय मामले में जांच शुरू नहीं कर सकता। 174 के 2 में ये कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कोई भी असंज्ञेय मामले की शुरुआत नहीं कर सकता। आंसर क्या हो जाएगा? मजिस्ट्रेट के आदेश से, ठीक है। BNSS 2023 के अंतर्गत असंज्ञेय मामले में पुलिस अन्वेषण कब शुरू करती है? मजिस्ट्रेट के आदेश से। किसके आदेश से? मजिस्ट्रेट के आदेश से, ठीक है। इसके बाद फिर जब आदेश हो गया जाता है तो पुलिस की जो शक्ति होती है वो मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने पर जो पुलिस अधिकारी होते हैं ना उसमें वही शक्ति का उपयोग वो कर सकता है जो संज्ञेय यानी कि जो संज्ञेय मामला होता है उस तरीके से जो जांच वहाँ पे करता है वही जांच उस तरीके की जांच भी यहाँ पे फिर वह करने लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वारंट के बिना इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो असंज्ञेय मामले अगर मजिस्ट्रेट का आदेश होगा तभी पुलिस अधिकारी जाँच कर सकेगा। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि असंज्ञेय अपराधों की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सबसे पहले क्या करता है? थाना प्रभारी सबसे पहले वह सूचना के सार सब्सटेंस को निर्धारित कर रजिस्टर यानी बुक में दर्ज करता है और सूचनाकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास भेजता है। असंज्ञेय मामलों की डेली डायरी रिपोर्ट DDR जिसको बोलते हैं, असंज्ञेय मामलों की डेली डायरी रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को कितनी अवधि पर भेजी जाती है? प्रति पखवाड़े भेजी जाती है ना। CRPC में असंज्ञेय मामलों की सूचना व अन्वेषण को किस धारा में विनियमित किया जाता था जो अब VNSS की धारा 174 के समतुल्य मानी जाती है? धारा 155 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइए, ठीक है भाई साहब। रेगुलर क्लासेज नहीं आ पा रही हैं उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी, ठीक है, बट मैं ट्राई करूँगा।